नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। बिहार का चुनावी समर अब विकास, बेरोजगारी, जातीय समीकरणों का नहीं रह गया है। अब इसमें धर्म और संविधान के नाम पर सीधा टकराव भी देखने को मिल रहा है और इस टकराव की चिनगारी सुलगाई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने ऐलान नहीं किया बल्कि चुनौती दी है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। एक तरफ तेजस्वी की इस कानून को जन विरोधी और अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर नियंत्रण का माध्यम तेजस्वी इसे बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे संविधान पर हमला करार दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तेजस्वी के इस बयान के बाद और कहा कि तेजस्वी यादव और विपक्ष को संविधान और कानून पर भरोसा नहीं है और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। तो क्या तेजस्वी का यह बयान मुसलमानों को लुभाने के लिए राजनीतिक स्टंट है या फिर सच में लड़ाई अब कानून बनाम जनभावना की हो गई है? मंथन में सबसे बड़ा सवाल। चुनाव की लड़ाई वक्फ कानून पर आई, सरिया पर आई, बहुत सारे आज बिहार में बहुत सारी बातें, आज राजनीतिक घटनाक्रम खूब जुमले उभारे गए। किसी ने कहा समाजवादी, किसी ने कहा नमाजवादी, ये समाजवादी नहीं नमाजवादी हैं। तो बहुत सारी बातें कही गई विपक्ष को लेकर। एक मीडिया ने भी नमाजवादी शब्द का खूब अच्छा खासा प्रयोग किया कि समाजवादी नहीं नमाजवादी। लेकिन कुल मिलाकर जो होड़ है वो कुल मिलाकर वोटों की छीना झपटी की है। और बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो ये कानून नहीं लागू होगा। यह बयान सिर्फ एक नीतिगत ऐलान नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। बिहार में एक बड़े वोट बैंक जो है, वो बड़ा वोट बैंक वो है अल्पसंख्यकों का और ख़ास तौर पर मुसलमानों का। मुसलमानों की आबादी बिहार में तकरीबन 17% है और 35 से 60 विधानसभा सीटों पर मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जहां, और ख़ास तौर पर वह इलाका सीमांचल का जहां पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीती थी, जिसमें 4 विधायक बाद में आरजेडी के पाले में चले गए थे। जहां एक समुदाय एकजुट होता वहां हार जीत की कहानी उसी दिन लिख जाती है। तो क्या तेजस्वी यादव का यह दांव अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश है? क्या बीजेपी को घेरने के लिए यह एक संवेदनशील लेकिन सटीक तीर है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वक्फ कानून की आड़ में ध्रुवीकरण की नई राजनीति शुरू हो गई है बिहार में? आज मंथन में हम इसी पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से कथावाचकों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उठा रहे हैं। तो जाति और धर्म राजनीति में दोनों पर खुलकर खेला जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ रहा है। बीते दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली हुई, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया। तेजस्वी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ बिल को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे और उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। ठीक। तेजस्वी यादव के बयान से उठे सियासी तूफान ने बीजेपी को बोलने पर मजबूर कर दिया, जिसका जिम्मा सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया। तेजस्वी के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, वक्फ बोर्ड कानून दोनों सदनों से पारित है और कोर्ट में विचाराधीन है। विपक्ष न संसद का सम्मान करता है न नगर पालिका का। कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई
जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। बता दें कि तेजस्वी यादव ने मंच से भाषण में कहा, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये हम सबका है। लेकिन आज अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के हक को छीना जा रहा है। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी। आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है। बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग में कांग्रेस की भी एंट्री हुई। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने कहा, संसद में पास किए गए कानून संसद के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु त्रिवेदी को ये नहीं पता है तो वे संसद में पिछले 2-3 साल से क्या कर रहे हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली में तेजस्वी ने वक्फ पर बयान यूं ही नहीं दिया। बिहार में सियासी रोटी यूपी की हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई की आंच से पक रही है, क्योंकि यूपी में समाजवाद का झंडा उठाने वाले अखिलेश यादव ने जाति की लड़ाई को धर्म से जोड़ दिया है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। जातिवाद के बाद हिंदू मुसलमान की राजनीति से बिहार की राजनीति को नई दिशा मिल गई है। बिहार से लेकर यूपी तक और यूपी से दिल्ली तक सियासी नुराव कुश्ती में किसे फायदा किसे नुकसान होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा की चुनावी लड़ाई वक्त पर आकर टिक गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का पुट इसलिए जरूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश सटा हुआ है और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का जो परिवार है वो आपस में रिश्तेदार भी हैं, राजनीतिक विचारधारा भी एक है, समाजवादी हैं। अगर इटावा में यादव समाज के कथावाचकों की एक चोटी काटी जाती है तो तेजस्वी यादव भी बिहार में उस पर राजनीति करते हैं। तो कुल मिलाकर जो जाति की लड़ाई है वो कथावाचकों जो खुद को हिंदू धर्म का प्रवर्तक कथावाचक कहते हैं, उस पर तेजस्वी यादव के बजाय अखिलेश यादव लेकर आए और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर गांधी मैदान में इस बात को कह दिया कि भाई ये देश किसी के बाप का नहीं है। सीधे तौर पर 17% मुसलमानों को एड्रेस करने के लिए, एक चुनावी गठजोड़ बनाने के लिए एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को भी कह रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी की पिच पर चले गए हैं जहां उनके आउट होने का खतरा है। खैर, बहुत सारे सवाल हैं और पिछला चुनाव जो 2020 का था बड़ा दिलचस्प था। आरजेडी सरकार बनाते बनाते रह गई थी। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। राहुल रंजन बीजेपी के नेता हैं, बिहार से जुड़े हैं। अफरोज आलम कांग्रेस के नेता हैं, वो बिहार से जुड़े हैं। निहोरा यादव जेडीयू प्रवक्ता हैं बिहार के। सहान परवेज आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी बिहार से जुड़े हैं। मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। और चंदन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार, झारखंड और देश की राजनीतिक नब्ज चंदन जी जानते हैं, बहुत ही पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सीधे रुख करेंगे सहान परवेज का। सहान परवेज साहब, ठीक है किसी कौम को अगर कोई तकलीफ़ है तो जाहिर सी बात है नेता, राजनीतिक लोग उसके साथ खड़े होंगे,
अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है बिल्कुल खड़े होना चाहिए। लेकिन जो सवाल उठ रहा है कि भाई संसद में जो कानून पास है, दोनों सदनों में पास है, 2-3 हाई कोर्ट कह चुके हैं कि मामला ये बिल्कुल ठीक है। अब जो मसला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आप कैसे कह सकते हैं कि उस कानून को हम फाड़ कर फेंक देंगे, किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये राजनीति नहीं तो और क्या है ये? अफरोज शाहान परवेज साहब, शाहान परवेज आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए अगर कृपया। आपको मेरी आवाज आ रही है हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दुर्गेंद्र जी कि मैं आपके प्रश्न में 2 प्रश्न देखता हूँ। पहला कि आपने कहा कि सदन से बिल पास हो गया, और जो सदन से बिल पास हो गया तो बिल पास हो गया, इस पे सड़क पर लोग उतरे, बिल का विरोध कर रहे थे, पहले सरकार से गुहारी लगा रहे थे, गुजारिश कर रहे थे कि बिल को वापस लिया जाना चाहिए, और मुसलमानों में लोग सरकार से लगातार विनती कर रहे थे। जब विनती उनकी सुनी नहीं गई तो अब लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर हो गए और उन्होंने सड़क पर उतरने का काम किया। और अगर किसी को लगता है कि किसी भी सदन में पास किए हुए बिल का विरोध करना सड़क पर उतरकर अगर असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है, तो कृपया मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को वो रेफरेंस कोट कर देना चाहिए कि कहां से उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सड़क पर सदन में कोई बनाए गए बिल का विरोध अगर कोई जनता करना चाहती है, कोई कम्युनिटी करना चाहती है, तो वो असंवैधानिक और अविरोध हो गया। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी सदन में बिल को नीतीश कुमार जी के पार्टी के सहयोग से, चिराग जी की पार्टी के सहयोग से, मांझी जी के सहयोग से बिहार की जनता को और बिहार के मुसलमानों को ठगने का काम कर रही थी। तो लगातार बिहार की जनता और बिहार का मुसलमान इस बात से गुजारिश कर रहा था कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। अब आप बताइए दुर्गेंद्र जी कि क्या अगर बिल जबरदस्ती थोप दिया जाए, उसके बाद सड़क पर भी लोग ना निकले, और सड़क पर निकलने के बाद इस प्रकार की हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो जाए? और ये सरकार का दुर्गेंद्र जी एक लंबा इतिहास रहा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? शाहान परवेज साहब, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो आप ही कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं। शाहान परवेज साहब, गांधी मैदान में जहां संविधान की रक्षा की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी का एक खुला आरोप है कि जहां संविधान की रक्षा की बात हुई वहीं आप संविधान के दायरे में आने वाले कोर्ट, संसद, उसके धज्जियां उड़ाने का ऐलान कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और ये जो धर्म और जाति की राजनीति कौन कर रहा है? आरजेडी कर रही है। नहीं, आपने पहले किसी धर्म को टारगेट करा, आपने किसी कम्युनिटी को पहले टारगेट करा। कम्युनिटी के लोग लगातार आपसे गुजारिश कर रहे थे कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं है, इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। आप जबरदस्ती को बिल को थोप रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न, जो आपके प्रश्न में दूसरा प्रश्न था जिसमें सुधांशु जी की बात आप कर रहे थे कि इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से आपातकाल को समाप्त करने की आंदोलन खड़ी की गई, तो उनको ये बात याद आ गया कि आपातकाल तक तो उनको याद आ रहा है। अब आप बताइए कि जिस संविधान की बात आप कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्या उसी संविधान और उसी लोकतंत्र ने आपको सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करने और किसी बिल के विरोध करने का अधिकार नहीं दिया है? क्या सुधांशु जी को यह बात पता नहीं है कि ये भारत में आम नागरिकों का ये मौलिक अधिकार है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून का विरोध आप कर सकते हैं? ठीक है। और जिस आपातकाल को तो उन्होंने आपातकाल तो याद कर लिया, मगर अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी और अघोषित आपातकाल की बात उन्होंने नहीं कही, जहां बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, जहां पर आप प्रतिक्रिया देने पर उनको किस तरह की बातें कही। ठीक है, मैं जेडीयू की प्रवक्ता का एक जवाब ले लेता हूं। ठीक है, मैं आऊंगा शाहान परवेज साहब आपके पास। आपकी बात पूरी हो गई लगभग, मुझे ऐसा लगता है। निहोरा यादव जी वो कह रहे हैं कि भाई आप अपनी सुविधा से सब कुछ सेट कर लेते हैं, जहां आप लोगों को जेडीयू बीजेपी को अपनी सुविधा लगती है उसके अनुसार वो सारी चीज़ें कर लेता है। अगर किसी कम्युनिटी के साथ कोई ज्यादती हुई तो उसी संविधान ने वो भी अधिकार दिया कि सड़क पर उतर कर अपनी बात वो कह सकते हैं। तेजस्वी यादव वही बात कह रहे हैं उन लोगों के साथ में। निहोरा यादव नहीं, हमारा कोई इतराज नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सारे लोगों को आंदोलन करने का, अपने मांग रखने का अधिकार है। लेकिन यदि यही करना था तो न्यायालय क्यों गए? न्यायालय में आपने गए और उसके बाद आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं न्यायालय के प्रक्रिया में
बाधा डाल रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं न्यायालय का, ये हमारा कहना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ वो विधेयक सही है या गलत है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि ये मामला न्यायालय में लंबित है। हम लोग न्यायालय को सम्मान करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये सारे के सारे विपक्षी पार्टियां न संविधान को मानते हैं, न पार्लियामेंट्री सिस्टम को मानते हैं, न कानून को मानते हैं। हमारे बिहार में तो आरजेडी कमाल का चीज है, सत्ता में रहते हुए भी कानून को नहीं माना, विपक्ष में रहते हुए भी कानून को नहीं मानने का काम कर रहा है। अब बताइए, ये 9वां फेल तेजस्वी यादव संविधान को नहीं जानते हैं, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको नहीं जानते हैं, कानून कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया क्या है वो नहीं जानते हैं, कानून कहाँ कहाँ लागू होता है ये नहीं जानते हैं, और बिहार में भाषण कर रहे हैं कि मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा। यानी कोई राज्य की सरकार केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को कूड़ेदान में फेंक सकता है क्या? तो ये तमाशा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब जेपीसी में ये कानून गया तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों के का विचार मांगा गया, लेकिन कमाल का चीज है भाई, पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई संशोधन या प्रस्ताव नहीं दिया, प्रांतीय अध्यक्ष नहीं दिया, और नेता प्रतिपक्ष जो कहते हैं देश किसी का बाप का है क्या, ये देश तो जनता का है बिल्कुल, तो उन्होंने भी कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं दिया। ठीक है, जिस समय विरोध करने का था, देने का था, उस समय आपने नहीं दिया। आज जब न्यायालय में मामला लंबित है तो आप न्यायालय की अवहेलना करते हैं। ठीक है, निहोरा यादव, मैं एक जवाब ले लेता हूं। ठीक बात है, अब बहुत सारी चीजें हैं, जेपीसी को लेकर भी बहुत बवाल हुआ है, बहुत सारे जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने कहा कि मेरी बात नोट ही नहीं गई, मेरी बात मानी नहीं गई, बहुत सारे आरोप हैं उसमें, कुछ इतना सीधा साधा मसला है नहीं। सहान परवेज, एक 30 सेकंड का मैं जवाब चाहता हूं, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं की तरफ में जाऊंगा। सहान परवेज, केवल 30 मिनट 30 सेकंड, माफ कीजिएगा। हमारे बहुत सम्मानित साथी हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, उन्होंने कहा 9वीं फेल व्यक्ति कानून का अवहेलना कर रहा है। मैंने कहा नहीं, 9वीं फेल व्यक्ति 5वीं फेल व्यक्ति के द्वारा लाए गए कानून का विरोध कर रहा है, तो 5वीं फेल व्यक्ति को पहले कानून के बारे में जानकारी सिखाना चाहिए था। और दूसरी बात, निहोरा जी सुन लीजिए, आपने हमसे सवाल पूछा कि क्या कूड़ेदान में फेंका जा सकता है? केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसी भी बिल को राज्य सरकार कूड़ेदान में फेंक सकता है? मैं कहता हूं फेंका जा सकता है, नोट कर लीजिए, फेंका जा सकता है। और सुन लीजिए, क्योंकि आप हमसे बहुत सीनियर है सर, मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि कभी इसी नरेंद्र मोदी जी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड टारगेटेड वायलेंस एक्ट 2011 एंड 2020 इंट्रोड्यूस किया था, तो बतौर मुख्यमंत्री इसी नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया था और उठाकर फेंक दिया था। तब भी वो बिल दोनों सदन से पास होकर आया था। तो बैठने से पहले जानकारी रख लें कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए बिल को फेंका जा सकता है। अब आप एक्सीड कर चुके हैं, समय एक्सीड कर चुके हैं निहोरा यादव। बीजेपी के नेता राहुल रंजन की तरफ मैं रुख करूंगा। राहुल रंजन भाई, ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें, हाँ बोलिए निहोरा यादव, अगर कुछ कहना हो तो 5 सेकंड में। मैं जो ये कह रहा था कि मैं जेपीसी के बात नहीं कर रहा था कि उन्होंने कोई संशोधन नहीं दिया। हर राज्यों के पॉलिटिकल पार्टी से मांगा गया था, हर राज्यों के जो मुस्लिम, ठीक है। अब वो चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया, बहुत सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल रंजन को मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूं। राहुल रंजन, बहुत सारी चीजें हैं, आज जिस तरीके से इस मसले को तेजस्वी यादव ने रखा है, इसके पीछे क्या देखते हैं आप मोटे तौर पर? चलिए, संविधान और बहुत सारी चीज़ें जो आपके नेता ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही वो दीगर हैं, लेकिन बिहार की लोकल राजनीति के दृष्टिकोण से इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भीड़ को उन्होंने कैसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कहनी है, कैसे तालियां बिटोरनी है, उससे अच्छा
तेजस्वी यादव से अच्छा कोई उसको समझ नहीं पाता है। और उन्होंने बोल दिया ये देश किसी के बाप का नहीं, तो ये देश किसी के परिवार का भी नहीं है। और सबसे उनको ये भी सुन लेना चाहिए कि किसी के परिवार का नहीं, बेटा भी मंत्री, बाप भी मंत्री, सब कोई मंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले तो तेजस्वी जी ने आप लोग थोड़ा सारे वो निकल जाइए इस बात से। अब ये बहुत पुरानी चर्चाएं हो गई, अब जरा वर्तमान स्थिति में आइए, बोलिए। हाँ, मैं वर्तमान स्थिति में ही जनता को पता है कि लालू परिवार का सत्ता पे कब्जा है, अखिलेश का उनका कब्जा है उत्तर प्रदेश में, होता है। अब कुछ इसमें बचा नहीं है, बोलिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल होता है। आपने उनके बारे में पूछा तो मैं बता दूं, उनकी परिवार की पुरानी आदत रही है कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने अपमान किया सारे संसद के नेताओं का जिन्होंने वो बिल पारित किया। अभी हमारे जेडीयू के प्रवक्ता बोल भी रहे थे कि पूछा गया था, उन्होंने उस समय तो कोई संशय अपना व्यक्त नहीं किया। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का अपमान किया। उसके बाद फिर आपके हाई कोर्ट, दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट का भी अपमान किया। तो अपमान करने की इनकी पुरानी आदत है। आप या तो बात कर लें तेजस्वी यादव की बात कर लें, या आप चले जाएं यूपी में चले जाएं हमारे भैया की बात कर लें, तो इनको पुरानी आदत है, छोटी सी बात है उसको तिल का ताड़ बना देंगे। तो इनको प्रक्रिया समझ में नहीं आती है। अभी कह रहे थे कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। उस समय की मनोस्थिति क्या थी, उस समय वो वहां पे क्या परिस्थितियां थी, वो जो बिल के बारे में ये भाई बता रहे हैं, उस बिल का इस जनता से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, और यहां पे तो डायरेक्ट आप जनता को ये अधिकार दे दे रहे हैं, एक कम्युनिटी को ये अधिकार दे दे रहे हैं कि भैया जिसको मन करे उसको बोल दे कि ये हमारी जमीन है, कल को मेरे घर को कह दे कि मेरी जमीन है। अरे वो संशोधन की जरूरत है, उसमें संशोधन, उसको खत्म थोड़ी किया गया है। अब समझने वाले लोग यहाँ आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको खत्म नहीं किया, उसमें संशोधन की बात चल रही है और उसमें संशोधन होना जरूरी है। किसी को कैसे अधिकार दे देंगे जमीन पर हथकंडा अपनाने का, हथियार लगा देंगे कि हमारा है। हर जगह पूरा वक्त का ही जमीन हो जाएगा क्या? हिंदू का जमीन अगर मुसलमान का जमीन हो जाएगा, सरकारी जमीन भी वक्त का ही जमीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आप लोग भी हिंदू मुस्लिम में अटके रहेंगे बिहार चुनाव में, हमें लगता है आप लोग हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बिहार में भी उसी में अटके रहेंगे। हिंदू मुस्लिम बात यहाँ तो हो क्या रही है, यहाँ पे बात तो वही ना हो रही है। पूरे सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों बुलाया गांधी मैदान में? आपने हिंदू मुस्लिम किसने बोला सिर्फ मुसलमान आए वहां पे? पूरे मुसलमान अखिलेश सिंह आए, कन्हैया कुमार आए, पप्पू यादव गए, तेजस्वी यादव कब से मुसलमान हो गए? पूरा जाम था। और कौन से इतने नेता वहां मंच पर बैठे रहे? कौन से मुसलमान है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान की है? पहले जानकारी लीजिए आराम से, उसके बाद। ठीक है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा तो कांग्रेस और बाकी नेताओं को भी चर्चा में शामिल करूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। चुनाव की लड़ाई वक्त पर आई, बिहार में चुनावी घमासान है और वक्फ का मुद्दा। आज गांधी मैदान से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि देश किसी के बाप का नहीं है। अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो वो वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक देंगे। इसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी है। वोट बैंक को लेकर ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का यह दांव है और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को केवल मुसलमानों को लाभ पहुँचाने के लिए, उन्हें उनका वोट हासिल करने के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसा किया है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी एक दूसरे वर्ग को एक ध्रुवीकरण करके गोलबंद करने की कोशिश जरूर करेगी। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। अफरोज आलम कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफरोज आलम, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूँ। ये अब तक की चर्चा में इस बात को तो अभी निकल कर आना है कि वास्तव में इसके जो राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, क्या तेजस्वी यादव और जो आपका गठबंधन है वो पूरा वोट बैंक इंटैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है, या उनकी वास्तव में लड़ाई लड़ रहा है, और या फिर वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं। अफरोज आलम। दुर्गेंद्र जी, आरजेडी, कांग्रेस और बिहार में जो महागठबंधन दल है हम लोगों का ये इतिहास रहा है कि जब भी
जनता के खिलाफ कुछ भी काम होता है उसके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। अभी जो इस डिबेट में चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, तेजस्वी यादव जी ने सही कहा, हिंदुस्तान सभी के बाप का है, किसी एक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और जहां तक मुस्लिम वोट बैंक की बात रही, जब जब चुनाव आता है ये भाजपा वाले लोग, भाजपा के लोग ही हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने कहा हम तो लोगों के साथ खड़े हैं, वक्फ बिल का जो विरोध जो लोग कर रहे हैं ये नए कानून का, उसके साथ हम लोग खड़े हैं और मजबूती से हम लोग खड़े रहेंगे। पूरी महागठबंधन यहाँ खड़ी हुई है। और जहां तक बात मुसलमानों की रही, वोट लेने की बात रही, हम लोगों के साथ अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि गांधी मैदान में सिर्फ यानी मुस्लिम के अलावा दूसरे नेता ही नहीं, वहां जनता भी, दूसरे वर्ग के लोग भी खड़े थे, बहुत वर्ग के लोग यहाँ खड़े थे। बहुत लोगों का ये मानना था कि आज वक्त पर बात आई है, आज मुसलमानों पर बात आई है, अगर इनके साथ हम खड़े नहीं होंगे तो कल होके किसी सभी पर धीरे धीरे बात आएगी, क्योंकि इनका ये नियम रहा है धीरे धीरे एक एक करके सबको कमजोर करने का। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इनको ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा, हर हार में लेना पड़ेगा। पूरी बिहार की जनता एक है। और ये वोट लेने की जो बात आप बार बार कर रहे हैं, वोट लेने के लिए इन्होंने अभी देखिए पिछले दरवाजे से वोटर लिस्ट को नए सिरे से लाने का काम, ये जो एक नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं, 1 महीने में नए सिरे से पूरे बिहार का 8 करोड़ मतदाता का वोटर लिस्ट बनाया जाए। ये लोग ध्रुवीकरण करके जो है ना, ध्रुवीकरण की राजनीति ये लोग करते आए हैं। और हम लोग पर ये राजद और कांग्रेस पर हमेशा से ये लोग जो है ना इल्जाम लगाते आए, जब तक चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है, एक भी सीटें इनको नहीं आ पाएगी। ठीक बात है। मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मयंक शुक्ला, बिहार की बात हो रही, लेकिन उत्तर प्रदेश पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि भाई एक ही तरीके का ट्रेंड है उत्तर प्रदेश में आजकल। आपके अध्यक्ष जी कथावाचकों पर को लेकर तरह तरह से वो भी वहाँ भी चल रहा ध्रुवीकरण कि भाई यादव जाति के कथावाचकों का अपमान किया, बहुत गंभीर बात थी, बहुत वास्तव में इस तरीके का नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो इस देश के जो बड़े कथावाचक हैं उनको टारगेट बना रहे हैं। उसके पीछे भी ना कोई राजनीति है कि भाई टारगेट करो, क्योंकि वो ज़्यादातर जो बड़े कथावाचक हैं वो अगड़े वर्ग के हैं। और अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो हिंदुत्व के प्रचारक हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, अखिलेश यादव कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भाजपा प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता, उनकी एक बात उन्होंने कहा कि नौवीं फेल तेजस्वी यादव, तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री ने एक बार पूछनी चाहिए थी, उसके बाद ऐसी निजी टिप्पणी करनी चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरे प्रवक्ता बोले कि वहां पे जाम लग गया था, तो कम से कम ये तो मान ही रहे कि वहां पे सैलाब था और जनता की बड़ी भीड़ थी। खैर, अब मैं जो बात आपने जो सवाल किया है, देखिए, जो घटना हुई, अगर हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि किसी के साथ हिंसा करना कभी भी जायज किसी भी धर्म में नहीं ठहराया जा सकता है। लोग अपने अपने हिसाब से धर्म को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कहते रहे। धर्म में हमेशा, वो भी सनातन धर्म में, तो विश्व कल्याण और प्राणियों में सद्भावना की बात होती है, तो हिंसा का कोई स्थान नहीं है। रही बात, जो राष्ट्रपति जी ने बात कही है कि कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। आप देखिए, तमाम ऐसे कथावाचक हैं जो 25, 50 बाउंसरों के साथ चलते हैं, तो वो 10, 20, 50 लाख रुपए ही लेते हैं। और रही बात कथावाचकों की कि वो अगड़ी जाति के हैं, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव जी हैं और भोले बाबा हैं और वो तमाम लोग ऐसे हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो अलग अलग जाति धर्म से भी हैं। तो सभी जाति धर्म के लोग धर्म का प्रचार करते हैं, कथा पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि कथा पढ़ने और इन सब चीजों से धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। मगर जो विषय ये है कि पैसा लेने की, तो ये बात सच है, इसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भाई दिक्कत क्या है, मान लो मयंक शुक्ला कहीं नौकरी करते हैं और वहां उन्हें अमुक राशि मिलती है, या मयंक शुक्ला कोई कलाकार हैं, अगर वो कोई राशि लेते हैं तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या दिक्कत? अगर कोई 50 लाख लेता है, लोग उसे सुन रहे हैं 50 लाख देखकर, फिर दिक्कत क्या है उसमें? नहीं, वो सवाल, उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया था। उस सवाल में पत्रकार साथी ने पूछा था कि क्या ये जो कथावाचक है बहुत बहुत रकम लेते हैं, या इस तरीके का सवाल था। तो उसके जवाब में उन्होंने वो बात कही थी, कोई अपनी तरफ से एक बात नहीं कही थी। जब प्रेस वार्ता होती है तो आप बहुत सीनियर है, आप सब जानते हैं, सवाल का जवाब होता है।
तो विषय सिर्फ इतना है कि सभी जाति धर्म के लोग अपनी कथा पढ़ते हैं और सभी लोग अपने हर जाति धर्म का व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और धर्म का प्रचार सिर्फ मानवीय मूल्यों पे होना चाहिए। हिंसा कोई भी करे, अगर वो की गई तो गलत की। और मैं बता दूं आपको, जो बाद में उस गांव पे हमला करने वाले लोग थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उनके जो अध्यक्ष है उस सेना का, उसके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल हो गए, और सबको पता है कि भाजपा ने इस मुद्दे को और बढ़ाने की, जाति में द्वेष को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से किया। मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही संवेदनशीलता, राजनीतिक इस्तेमाल तो आप भी कर रहे हैं, मयंक शुक्ला आपकी पार्टी भी इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं कि आपकी पार्टी बड़ी भोली भाली तरीके से लड़ाई झगड़े पे ले जाती। आपकी पार्टी इतनी भोली नहीं है कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर रही है। मैं चंदन मिश्रा साहब को इस पूरी चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। चंदन जी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे तेजस्वी यादव ने आज गांधी मैदान में एक रैली को संबोधित किया, जो एक पीड़ित लोगों की रैली बताई गई, उसमें तरीके से तो कई नैरेटिव निकले, मीडिया में कई नैरेटिव दिख रहे हैं, कोई नमाजवादी कह रहा है, कोई समाजवादी कह रहा है, मतलब एक अजीब टाइप की स्थिति है। और पत्रकारों की बड़ी गजब की स्थिति, वो कुछ भी कहीं भी कुछ भी निकाल लेते हैं। लेकिन बेसिकली जो मेरा सवाल ये है कि बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है आज की डेट में, उसमें इस तरीके की ज़रूरत क्यों पड़ रही है महागठबंधन को? अनम्यूट करिए चंदन जी। दुर्गेश जी, आपने एक सवाल बहुत मौजूद उठाया है, और अभी मैं सही दलों के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, उनके नेताओं को भी जी। सही बात यही है कि अब जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे मुद्दे उठेंगे। कौन सा मुद्दा किसको सूट करता है, आज आरजेडी कांग्रेस को कौन सा मुद्दा सूट करेगा, बीजेपी जदयू को कौन सा मुद्दा अच्छा लगेगा, ये मुद्दे उठाए जाएंगे जी। कुछ गड़े मुद्दे भी उखाड़े जाते हैं चुनाव के वक्त में। पुराने मुद्दे ऐसे हों जो सामने ला के उसे हम जनता को भुनाएं, जनता को डुबाएं। लेकिन सच मायने में कहिए तो इन सभी राजनीतिक दलों के सामने जनता की समस्याओं की, जनता की बातों का कोई मुद्दा ही नहीं है कि हम राज्य की जनता को कैसे बेहतर सुविधा दे सकें, क्या अच्छा कर सकेंगे, ये बातें नहीं। अब देखिए गर्जन तर्जन तो शुरू हो जाएगा, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये राज्य किसी के बाप का नहीं है, बोलने का जो है ना इनका स्टाइल। सभी दलों के नेताओं को मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इनकी जुबान और गंदी होती जाएगी और फिसलेगी, और ये पुराने मुद्दे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को जलील करने के लिए, ये तमाम जितने इनके तीर में तीर होंगे सारे दिए जाएंगे। तो ये मुझे लगता है चंदन जी का ये स्थिति जो है ये धीरे धीरे बढ़ेगी आगे, और वक्त का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। इस पे आज जिस ढंग से तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे कि मैं फाड़ दूंगा, ये भाई कम से कम आप संविधान के पालक हो, कल को अगर आप सरकार बनाते हैं तो आप संविधान की शपथ लेकर सरकार में आएंगे। नेता प्रतिपक्ष है, वो भी संवैधानिक पद है, अभी भी आप नेता संवैधानिक पद पर हैं। पहले सोचना चाहिए, ठीक है लड़ाई लड़िए, आप अपने मतदाताओं को लुभाइए, मतदाताओं को आप उनको अपनी तरफ प्रभावित कीजिए, आकर्षित कीजिए, लेकिन आप कम से कम बोलने में कोई भी दल के नेता, मैं किसी भी दल के नेता को बरी नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। अभी भाई साहब आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनका अभी देखिए बीच बीच में पता नहीं दूसरे प्रवक्ता बोल रहे थे, हर जगह ये घुस जा रहे थे। ये जो प्रवृत्ति है लोगों की कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो हूँ सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब फालतू हैं, तो ये सब भाव से जब तक चंदन जी यही ट्रेनिंग दी जा रही है, यही ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को। अभी भूलेगा दुर्गेश जी, आप देखिएगा बिहार में जितनी कड़वाहट हो जाती है चुनाव आते आते तक, ये लगता है एक दूसरे की एकदम मन जान के प्यासे हो जाते हैं। राज्य को, जनता को बकस देंगे लोग। ये लोग कम से कम सोचे अच्छी बात कि क्या ये लोग करेंगे सरकार बनने के बाद, क्या अच्छी चीजें दे पाएंगे, कैसे राज्य का कल्याण होगा। बिहार आज जहां का तहां खड़ा है ना। हम पुराने अध्याय नहीं उठाना चाहते, लेकिन बिहार की स्थिति ये थी कि कम से कम आज वहां सड़कें दिखाई पड़ती हैं, बिजली है। नहीं तो हम लोगों ने उस बिहार को झेला है जब न सड़कें थी, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था थी। उसको कहने पे बहुत राजनीतिक दलों के नेताओं को तकलीफ होगी, है ना। तो हम कह रहे हैं कि इस दिशा में कुछ नहीं चर्चा होगी, इस पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। ये वक्त की चर्चा तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, संसद में
2-2 दिन तक 3-3 दिन तक पार्लियामेंट में चर्चा हुई। इस पे पार्लियामेंट की कमेटियों ने काम किया, बहुत लंबे समय तक चर्चा हुई, कई महीनों तक। तो इसलिए यह विषय आज नहीं है, ये तो सिर्फ अपने वोटरों को लुभाने की प्रक्रिया है। और जैसे जैसे चुनाव आएगा हम वोटर को कैसे अपनी ओर खींचे, बस यही प्रक्रिया चलेगी। अच्छा चंदन जी, पिछले बार देखा गया था कि जो सीमांचल का इलाका जहां अल्पसंख्यक वोट ज्यादा हैं वहां ओवैसी साहब 5 सीटें जीत गए थे, और उससे जो समीकरण था आरजेडी का, महागठबंधन का, वो गड़बड़ा गया था। नहीं, शायद हो सकता है आरजेडी और इनकी सरकार होती, जो कुल मिला के परिस्थितियां दिख रही थी। तो क्या वो स्थिति ना आए, इसलिए क्या इस तरह की चीजें पहले से तैयारी की जा रही कि भाई अल्पसंख्यकों में जहां कसर रह गई उसको खींच लो? आपकी बात ठीक है, आपने सही बात कही कि कैसे हम अपने वोटरों को, जो हमारा वोट बैंक तो है ही है, डिवाइडेड, कहे न कहे राजनेता, भाई हम उन्हीं पार्टियों, उन्हीं लोगों को अपनी ओर रखेंगे, सामने उनको टारगेट में रखेंगे। टारगेट ग्रुप होता है कि भाई हम उन लोगों से को ही संबोधित करेंगे, उनको हम एड्रेस करेंगे जो हमको वोट देते हैं। बिहार में तो MY समीकरण पहले से अनाउंस्ड है, भाई पहले से चल ही रहा है, कौन नई बात है। अगर तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं बताएंगे तो किस चीज के बारे में बोलेंगे? तो वो थोड़ी बोलेंगे कि भाई यहाँ पे केंद्र में कोई ऐसा, हम कह रहे हैं कि उनको खुश करना है ऐसे लोगों को, और ऐसी बातें कहो कि हमारी जो सामने वोटर है वो खुश हो जाए कि हाँ ये मंदा जो है यही हम लोगों का पालनहार, यही तारनहार है। यही चल रहा है। हर व्यक्ति अपने को, अपने वोटरों को लुभाने के लिए तमाम बातें, तमाम जितने इनके बोले ना कि कवायद हैं, किल काटते हैं, सारे निकाल के रख देंगे और जनता को लुभाएंगे। यही लुभावना चल रहा है। चुनाव आते आते तक देखेंगे पूरा का पूरा डिवीजन हो जाएगा, पूरा सोसाइटी को बांटने का इन लोगों ने थोक एजेंसी ले रखी है सभी राजनीतिक दलों ने, और ये बांट लेते हैं। ठीक बात है। शाहान परवेज, चंदन मिश्रा साहब ने बड़ी साफ सुथरी सीधी बात की। वो कह रहे हैं अभी ये सब और गदर काटेंगे, चुनाव आते आते देखिएगा क्या क्या, अभी पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। अभी बड़े नेताओं को और कूदने दीजिए, फिर देखिएगा आप हर रैली में कुछ नया जुमला आएगा, ये बातें होंगी। कोई प्लान आप लोगों के पास जनता के कल्याण का नहीं होता है कि रैलियों में जाके कहो कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए स्कूल खोल देंगे? आजकल तो सरकारें स्कूल बंद कर रही हैं। दुर्गेंद्र जी, कोई आश्चर्य नहीं हुआ हमें कि चंदन मिश्रा जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार की विचारधारा को प्रकट कर रहे हैं, उस पर कोई बहुत आश्चर्य की बात है नहीं। मैंने ये कहा कि जो सरकार 20 साल से बिहार में चल रही है, सवाल उससे चंदन मिश्रा जी का एक भी नहीं होगा। चंदन मिश्रा जी का सवाल सरकार में जो नहीं है उनसे हो रहा है। आप क्या करेंगे, आप क्या काट रहे हैं, क्या बवाल काट रहे हैं, क्या भाषा का प्रयोग करेंगे, क्या नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने सबके लिए कहा, विरोध करना। शाहान परवेज, उन्होंने सबके लिए कहा कि अभी देखिएगा बहुत सारे और नेता कूदेंगे तो जुबान गंदी होगी। उन्होंने एक के लिए नहीं कहा। उन्होंने एक शब्द पूरे वाक्य में भाजपा और जेडीयू की सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करा। एक वाक्य में उन्होंने नहीं खड़ा करा, उन्होंने तारीफ करी सरकार। अच्छा, आप ही बता दीजिए कि भाई जेडीयू और भाजपा की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, बेरोजगारी, इस पर जो काम नहीं किए, आप क्या करेंगे वही आप बता दीजिए इस देश की जनता को। देखा दुर्गेंद्र जी, सबने देखा। 17 महीने की माननीय तेजस्वी यादव जी की सरकार आई और 17 महीनों में एनडीए अलायंस ने किस प्रकार से नौकरियों का अंबार लगा दिया। उसके बाद नौकरियां बंद हो गई, नौकरियां बंटनी बंद हो गई। तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात होती है, और नौकरियां देना ये डेवलपमेंट का ही बात था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा गया, इतनी नौकरियां किसी सरकार ने आज तक इतिहास में नहीं देने का काम किया जितना भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा और ताला बंद करने का काम माननीय तेजस्वी यादव जी 17 महीने की सरकार में करके दिखा दिया। अब बात रही कि हमने कहा 65% आरक्षण लागू करने की बात कही, तो हमने कहा बोला माई समीकरण को लागू करना है। हमने तो बोला सभी लोगों को वर्ग को लागू करना है, हमने सभी वर्ग को लाने की बात कही, हमने माई समीकरण की बात थोड़ी कही। और माई समीकरण का कॉन्सेप्ट मिश्रा जी ये कहां से लेकर आते हैं, ये तो मिश्रा जी बताएंगे। हमने कहा अरे मिश्रा जी कहां से लाते हैं, या आप लोग लाते हैं? मिश्रा जी अपने घर में थोड़ी समीकरण बनाते हैं, ये सब नेता लोग लाते हैं भाई। तेजस्वी यादव उससे पहले मैं आता हूं। समाजवाद विचारधारा की बात कही, हमने कहा संपूर्ण पिछड़े को आगे लाकर लाइन में लाकर खड़ा करने की बात कही। हमने उस आंदोलन की बात कही जिसमें जयप्रकाश लोहिया, जेपी और लोहिया की बात कही, हमने अंबेडकर की बात कही। अब मिश्रा जी कहां से दिख जाता है भाई माई समीकरण? हमने सबको सामूहिक प्रयास करा, हमने सबको आगे बढ़ाने का बात कहा। ठीक बात, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि मिश्रा जी जिस प्रकार के विचारों को प्रकट कर रहे हैं। मिश्रा जी पे डिबेट नहीं हो रही शाहान परवेज, ये बिहार के चुनाव पर हो रही। मिश्रा जी पे डिबेट क्यों कर रहे हो?
मैंने कहा कि आपने, मैंने अपनी बात मिश्रा कही, जी के मैंने पीछे, कहा कि मिश्रा जी से आज क्या लेना देना आपको? मैंने कहा माई कि समीकरण के बारे में आप मुझे बता वो रहे माई हैं। समीकरण की बात आप माई समीकरण पूरा भारत जानता है कि क्या है। वो आप कहाँ से, ठीक है, कहाँ से आए होंगे। आया? मैंने कहा वो कहाँ से आप आया, राजनीति उसका में भी नहीं आए होंगे। माई समीकरण के बारे में आप कहीं मुझे नहीं पढ़ा रहे आया। हैं। किसी मंच से अगर वरिष्ठ माननीय पत्रकार पे सवाल उठा देना, बिल्कुल उसके उठेगा बाद भाई। संसद में किसी सवाल मंच उठा से अगर देना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हो माई समीकरण की बात, तो सवाल मैं उठा उस वीडियो को देना। ठीक है, देखूंगी। माई समीकरण में चर्चा नहीं हो भाई, बिहार की राजनीति किस तरफ जा रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। मयंक कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है, शांत परवेज, ओके, टाइम आपका पूरा हो गया, ओके, बोलिए मयंक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। मुझे भी चंदन मिश्रा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद करने जा रही है। तो इस बात पे चंदन मिश्रा जी ने जो कहा बहुत अच्छा बात बताया। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में जो डालने का काम सरकार कर रही है, उस मुद्दे को भी मुझे लगता है बिहार तक जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद करके अगर शिक्षा के ऊपर बिहार में ड्रॉप आउट 37 लाख है इस बार। 37 लाख बच्चे स्कूल नहीं गए। उत्तर प्रदेश में 22 लाख ड्रॉप आउट है पिछले साल के मुकाबले। यही कह रहा हूं मैं कि 37 लाख ड्रॉप आउट है बिहार में। को गर्त में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मायावती ने ट्वीट किया था, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, मायावती ने ट्वीट किया था। वोट करना चाहिए। ठीक बात है। बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए लगातार राहुल रंजन भाई, आप लोग भी अपनी सरकार की उपलब्धियां बताओ, क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम किया। आप लोग भी उलझ जाते हो। अरे दुर्गेंद्र जी, मुझको बताने दीजिए ना आरजेडी का उत्तर। आरजेडी का आरजेडी ने जो सवाल खड़ा किया है तो मैं बता तो रहा हूं। तो मौका दीजिए। अरे बीजेपी आपके साथ नहीं है क्या? बदल दिए पहला आप लोग। अरे भाई क्या। अच्छा चलिए, आप ही दे दीजिए, अब उनका वाला भी आप ही दे दीजिए, उनके हिस्से का। बोलिए। गजब, लेकिन दुर्गेंद्र जी आप भी प्रश्न करते हैं। अरे बोलिए ना फिर, आप कह रहे हैं उनके हिस्से वाला भी हमें दे दीजिए। मैं तो समझ रहा था दोनों एक ही हैं। बोलिए। हाँ दोनों एक ही है ये। तब बोलिए ना फिर, बोलिए महाराज, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आरजेडी के मित्र ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी यादव की सरकार। अब ये बताइए, आप तो विद्वान एंकर हैं और मिश्रा जी भी, सारे लोग जो प्रवक्ता है विद्वान है, किसी मिनिस्टर की सरकार होती है क्या? अरे यह भी संविधान के खिलाफ बोलना है कि 17 महीने की सरकार। तो ये जो मैं इसीलिए कहा कि आरजेडी जो भी बात कहता हो वो संविधान, नियम, परिनियम के खिलाफ ही बोलता है। और जहां तक विकास की बात करते हैं, नियुक्तियां की बात करते हैं, तो नियुक्तियां तो आज भी हो रही है। और ये लोग, मेरा मानना है कि ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं ताकि बिहार में विकास के नाम पर चुनाव न लड़ा जाए, कहीं न कहीं जनता को भटकाने का काम करें। लेकिन मैं बताता हूं, जो 20 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उस मुद्दे पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी आकाश में जाए या अमेरिका जाए, उससे प्रशांत किशोर कह रहे हैं 25 सीटें आपको नहीं मिलेंगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा राजनीति अगर 25 सीटें जीत लोगे तो। अरे प्रशांत किशोर को छोड़िए ना भाई, प्रशांत अरे वो आप ही लोग उनसे प्रेडिक्शन करवाते थे, आप ही लोग बहुत मोटी मोटी रकम देके उनसे चुनाव मैनेज कराते थे राजनीतिक दल। अब वही आ गए तो कह रहे हैं उनको छोड़िए। कैसे छोड़ देंगे? उनको तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। आप दुर्गेंद्र जी उनको पकड़े रहिए। मैं पकड़े हूं उनको, मत पकड़वाइए ना। निहोरा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सरकार मंत्री की। अच्छा एक मेरा सवाल का जवाब दे दो सारे लोग भाई। हाँ, एक हमारा भी सवाल है। आप लोग आपस में बहुत डिबेट करते हो। मेरा एक सवाल है, सुन लीजिए, सारे लोगों से मेरा सवाल है। बिहार में प्राइमरी स्कूलों में कितने लोग, जितने लोग चैनल हमारे साथ बैठे हुए, कितनों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इसमें चंदन जी के बच्चे पढ़े हो, तो मैं नहीं कह सकता, बाकी किसी के नहीं पढ़ रहे होंगे बिहार में, और उत्तर प्रदेश में भी नहीं। आप लोगों ने इस लायक स्कूल छोड़े नहीं कि वहां कोई बच्चे पढ़े हैं। हर आदमी कहता है आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन प्राइमरी स्कूल जो सरकारी उनमें नहीं पढ़ाएंगे। जो टीचर वहां पे है वो टीचर भी अपने बच्चे वहां नहीं पढ़ाता है। ये शिक्षा की स्थिति आप लोगों ने कर डाली है। और जाति, धर्म, लालू ने क्या किया था, फलाजी ने क्या किया था, इसी पे उलझे रही आप लोग। जानते नहीं है
बिहार में कितने इंजीनियरिंग जिले में खुला, कितने आईआईटी खुला। प्राइमरी की दशा बताओ भाई, हवाईबाजी मत करो। आपको प्राइमरी की दशा बताओ, प्राइमरी स्कूल में कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, कितने आईएएस, कितने नेता, कितना पत्रकार, कितना नेता आपके घर में है? कोई प्राइमरी में पढ़ता है? बेसिक आप लोग जड़ ही नष्ट कर रहे हो। आईआईटी और ये खोल दोगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा आदमी। भाई सुनो तो यार, दुर्वेंद्र जी ये सिर्फ कागजों में खोल रहे हैं, बातें बनाते हैं, कागजों में काम धरातल पे नहीं। इनसे आप पूछिए तो हर जिले में। बोलने दीजिए, निहोरा यादव को बोलने दीजिए, बोलिए। आप तो कैसे जवाब ही नहीं दे पा रहे। प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, ब्राह्मणों के बारे में तो एक शब्द नहीं निकला। बोलिए। अरे बताइए क्या बोले ब्राह्मणों के बारे में, बताइए सनातन धर्म के बारे में क्या बोले, आइए शास्त्रार्थ कर लीजिए। इसी में उलझे रहिएगा, ब्राह्मण यादव, इसी में उलझे रहिएगा। और शिक्षा व्यवस्था के मटिया मेट करिए, अस्पतालों को ऐसी तैसी कर डालिए, और खोलते रहिए आईआईएम, खोलते रहिए आईआईटी। जब बच्चा नीचे से पढ़ेगा नहीं तो आईआईटी में कहां पहुंच जाएगा? वो आईआईटी में पहुंचेंगे दूसरे राज्यों के बच्चे, आपके यहाँ पढ़ रहे होंगे आईआईटी में आके। अरे सुन तो आदरणीय दुर्वेंद्र जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोले। निहोरा यादव देखिए छटपटा रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे आरजेडी के काल में, आज 1% स्कूल से बाहर है। तो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो गरीब गुरबा, जिसके पास 1 रुपया जेब में नहीं, उसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये स्तर है स्कूलों का। नहीं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं नहीं पढ़ रहे हैं। प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। आप ये बता दीजिए, आप जेडीयू के नेता बताइए, आपके घर का कोई बच्चा पढ़ा? नहीं देखते हैं क्या बिहार में? बिहार में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें आप देखिएगा, वो सब दिल्ली में आके पढ़ते हैं। का बेटा, किसान का बेटा, मजदूरी करने का बेटा, ये प्रतियोगी परीक्षा में पास हो रहा है। जब तक उसमें आपकी सरकार का क्या योगदान है? उसमें सरकार का क्या योगदान है? वो जाता है दिल्ली पढ़ता है जाके, या खान सर की कोचिंग में पढ़ता है जाके, खान सर की कोचिंग में पढ़ता है। सरकार ने क्वालिटी शिक्षा दी, सरकार ने शिक्षा में सुधार किया, सरकार ने विद्यालय बनाया, शिक्षकों की बहाली की। आप मूल सवाल नहीं जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्या आपके परिवार का कोई बच्चा पढ़ता है प्राइमरी में? इसका जवाब चाहिए मुझे। पढ़ता है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा, गरीब गुरगा का बच्चा, जिसके पास जेब में पैसा नहीं है भाई, वही पढ़ता है। शान परवेज बताइए, आत्मा में आज दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि कितने नेता, कितने पत्रकार, कितने डीएम, कितने कलेक्टर अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं? जवाब दीजिए वो ईमानदारी से, बोलिए। शान परवेज बताइए। दुर्गेंद्र जी, ये जवाब तो निहोरा जी नहीं दे पाएंगे। और जो मैं उनको लेके चल रहा हूं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार मंत्री की नहीं होती है, कैबिनेट मंत्री की नहीं होती है, कैबिनेट मुख्यमंत्री की होती है। तो जो 17 महीने का कार्यकाल की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी असंवैधानिक है, मगर कैसे है वो नहीं बता पाएंगे। चलिए मान लिया ये बात कि वो असंवैधानिक है। और सरकार की मंत्री का कैबिनेट नहीं होता है, मंत्री का कोई योगदान नहीं होता है। वो जो भी काम है, जो भी अच्छा बुरा भला, सब मुख्यमंत्री को क्रेडिट मिलना चाहिए। आप 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन चला रहे हैं। अगर 17 महीने के कार्यकाल का गुणगान नहीं होना चाहिए, तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल का गुणगान नहीं होना चाहिए, तो आप स्पष्ट कह दीजिए मोदी जी के साथ मंच पे खड़े होके कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई योगदान नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो कह दीजिए मंच में साझा करके कि भारतीय जनता पार्टी की तो कोई योगदान ही नहीं है। नीतीश कुमार जी की सरकार का ही तो योगदान है ना। हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं, अपने हिसाब से सवाल जवाब करते हैं। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं चर्चा करने दूंगा। मैं आपके मुद्दों पर चर्चा नहीं करनी है, हमें जनता के मुद्दों पर चर्चा करनी है। मैं राजनीति करने के लिए ये करोड़ों दर्शकों का मंच आपको नहीं दूंगा। मैं सवाल पूछूंगा कि बिहार में आपने क्या किया शिक्षा के नाम पर? आपने अस्पतालों में क्या किया? केवल हवाई कागज में बता दो कि आईआईटी और आईएम सब चल रहा है, तो आईएम में कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं? वो बिहार के बच्चे हैं क्या? वहाँ के आईआईटी में, एम्स में क्या बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं? दूसरे राज्यों के बच्चे आके पढ़ते हैं। बिहार के बच्चों की क्या हालत है वो पता ही है आपको। प्राइवेट और प्राइमरी स्कूलों में जाके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। मयंक शुक्ला बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। देखिए, मैं तो बार बार सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये डिबेट में लगातार निरोहा जी अपनी बातें रख रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा तर्क नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश में और बिहार की राजनीति जितनी मैंने समझी, मैं इनकी तरह काबिल नहीं हूं, ये ज्यादा काबिल है।
इन्होंने बताया आईआईटी खोल दी, एम्स खोल दिए, जाने क्या क्या बातें करते हैं, मगर धरातल पे उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार कह रही है हम हर मंडल में एम्स खोल रहे हैं। मुझे तो आसपास के किसी मंडल में एम्स नहीं दिखाई दिया, मुझे कह रहे हैं हम आईआईटीज खोल रहे हैं। खोल कहाँ रहे हैं? सिर्फ भाषण में, बातों में और डिबेट में बहस करना, बेवजह की बहस करना। और अगर कोई खुल भी गया तो बाउंड्री बना के, बिल्डिंग बना के उसमें डॉक्टर नियुक्त नहीं कर पाए, उसमें शिक्षक। राष्ट्रपति जी आई थी। कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में है, आपसे बातें कर सकते हैं, मुझे मालूम है आपका दर्द, मुझे समझ में आता है। ये डॉक्टर्स नियुक्त नहीं कर पाते हैं हॉस्पिटल्स में, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही पूरा 10-10 साल लगा देते हैं। ये कहीं शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, ये शिक्षा को कहीं उच्च आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी, मेरे पास अब बहुत थोड़ा सा वक्त है, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है। मैं आरजेडी के नेता से मेरा सवाल है कि आप चुनाव, अगर आपको वहां की सरकार बनाने का मौका मिलता है बिहार में, तो आप जरा जनता के मुद्दे बता दीजिए। ये मत बताइएगा कि नीतीश कुमार ने क्या कर दिया, भ्रष्टाचार क्या कर दिया। क्या करोगे उसके लिए, क्या प्लान है आपके पास? दुर्गेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कभी अगर बिहार आएंगे आप चुनाव में, तो जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो प्रत्येक नौजवान की अपेक्षा है कि अगर उसको कोई रोजगार दे सकता है तो तेजस्वी यादव की सरकार दे सकती है। मैं गारंटी के साथ आपके कह रहा हूं कि पूरा बिहार का। ठीक है, निहोरा यादव जवाब दीजिए। आपको केवल, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, बिहार में विकास से सबसे डेवलपमेंट के नाम पे रोजगार का है, बेरोजगारी चरम पर है। 20 साल में सरकार ने नौजवानों की पीढ़ी बर्बाद कर दी। ठीक है, लंबी बात नहीं, ठीक है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। एक छोटा सा जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल रंजन, वो कह रहे हैं कि जॉब की गारंटी तेजस्वी यादव। राहुल रंजन वो कह रहे हैं जॉब की गारंटी से तेजस्वी यादव। आप क्या करेंगे बिहार के लिए अगर आपका मुख्यमंत्री बन जाता है? देखिए, बिहार के लिए जो भी चीज करना है वो अभी करते आई है सरकार। और आपने देखा शौचालय हर घर में बना, पानी हर घर को मिला, 112 हर घर में है, 12 लाख नौकरियां आपके सामने है, सारी चीज, लाइट 24 घंटा चल रहा है, वाईफाई आपके सामने है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं बोलने दीजिए, बीच में नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, बीच में नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। बोलिए राहुल रंजन। गिनाएंगे ना, आपके पास तो फहरिस्त नहीं है, आप लोग तो मिट्टी में मिल गए हैं। बीच में नहीं, कांग्रेस के नेता से मेरा अनुरोध है, बीच में नहीं। राहुल रंजन बोलिए। अफरोज आलम बीच में, ये अच्छी बात नहीं है, नो, अच्छी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलिए। आप लोग तो अपने पिता को स्टेज पर धक्का देने वाले लोग हैं, आप लोग से क्या बात करेंगे? अरे तुम्हारे तो नेता सारे उठाई गिरे हैं, और बताओ नेता है तुम्हारे। भाई इतना स्तर मत गिराओ यार, इस तरह की बातें मत करो, गंभीर बातें करो, गंभीर बातें करो भाई। टिप्पणी करो तो 1.5 के दिन दिए जाओगे, समझे? फालतू बात मत करना, अपनी बात करो। आईआईटी और एम्स से लाके तुम सीधे शौचालय पे रुके। अरे शौचालय से तो आगे बढ़ो जीवन में कभी, या शौचालय में नहीं पढ़ जाओगे? गलत बात, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें, गलत बिल्कुल। जो शब्द सुनने में अच्छे न लगे उनका इस्तेमाल दूसरों के लिए बिल्कुल मत करें, गलत बात है। और ये स्तर बताता है कि राजनीति का स्तर कहां चला गया है, इस स्तर बताता है, शब्द बता रहे हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। नेताओं के घूम रहे हैं, योगी की चोर टाइप नेता है तुम्हारे। ठीक है, ओके, थैंक यू। चंदन मिश्रा, अंतिम टिप्पणी। आप देखिए, शिक्षा के नाम पर सन्नाटा। आप कहिए कि भाई हम इस देश की जनता को या बिहार की जनता को आम चाहिए, वो कह रहे बेर हमने पिछली बार दे दिए थे और इस बार ऐसा करेंगे कि कंदमूल फल भी खिला देंगे क्योंकि वो सीता जी खाती थी। इस तरह की बात है। बात पूछो ईरान की, करेंगे तुरान की, और फिर ले आएंगे पाकिस्तान। चंदन मिश्रा में बैठो जाके। ठीक है, ओके, मैं अनम्यूट कर दूंगा, दोनों को म्यूट कर दूंगा। नहीं चलता, गलत बात नहीं, म्यूट कर दीजिए, दोनों को म्यूट करिए। चंदन मिश्रा, अंतिम टिप्पणी। चंदन, जानता हूं मैं, समझे? भाजपा के टोटी चोर है ना, भाजपा के तुम्हारे शौचालय चोर। ये चुनाव के पूर्व का रिहर्सल है दुर्गेंद्र जी। मैंने यही कहा तो राजद के प्रवक्ता को बहुत तकलीफ लगी है ना। मैं यही कहा कि जिस स्तर पे ये बहस जा रही है, नहीं तो चंदन भाई, अंतिम टिप्पणी है भाई, आप लोग प्रोटोकॉल नहीं पता डिबेट का। अंतिम टिप्पणी बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। चंदन जी, अरे आपने उन्हें चंदन जी, आप लोगों ने दिखा दिया यहाँ पे अपनी औकात। अरे आप दिखा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के छुपे हुए एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। गलत बात, मयंक शुक्ला, गलत बात है। किसी को आप ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते किसी पे, बहुत गलत बात है। चंदन जी,
जनता आप लोग का स्तर इतना है कि आप लोग भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। चंदन मिश्रा जी, जब उन्होंने बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। किसी पत्रकार पर इस तरह गंभीर आरोप लगाना बहुत गलत बात है। आप लोगों के अंदर यही दिक्कत है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप किसी को भाजपा, किसी को कांग्रेस बता देते हो, किसी को आरजेडी का नेता बता देते हो। बहुत गलत बात है। बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। हो सकता है बड़े भारी ज्ञानी हो, मगर मूलभूत ज्ञान नहीं है आपको। और सुनिए, जब भाजपा प्रवक्ता अभद्र भाषा बोल रहे थे तो आपके मुंह में दही जमा हुआ था, तो आप नहीं बोले। अब आप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ऐसा है श्रीमान। अरे सुनिए मेरी बात, आप हो सकता है उम्र में ज्यादा हो सकता है बहुत बड़े पुराने राजनीतिज्ञ हो, मगर सुन लीजिए, आप भाजपा की बी टीम की तरह बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जब भाजपा वाले खराब बात बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे, मगर ऐसी बातें बिल्कुल मत करिए आप। बिल्कुल गलत बात। समाजवादी पार्टी और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत गलत दिशा में दिक्कत ये हो गई है कि ये नेता, अगर इनके सवाल पूछो, अगर जो पत्रकार सवाल पूछ दे तो पता चला भाजपा का हो गया, कोई सपा का हो गया, कोई कांग्रेस का हो गया। बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि दरअसल समस्या ये है कि मैंने सवाल पूछा कि भाई बताओ किस नेता का लड़का, किस नेता का पोता, नाती, भाई प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है बिहार के या उत्तर प्रदेश के? कौन सा डीएम कलेक्टर अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है? कौन से डीएम के परिवार में अगर किसी को जुकाम होता है तो सरकारी स्कूल में, मुझे लगता है गिने चुने लोग होंगे जो सरकारी अस्पताल जाते होंगे। इस सवाल पर किसी की जुबान से कुछ नहीं निकलता। बस एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे दो कि तुम भाजपा के हो, तुम सपा के प्रवक्ता हो। जो सवाल पूछे उसे सर्टिफिकेट दे दो। सबसे आसान काम है सर्टिफिकेट देना, और ये नेता दे रहे हैं। बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश जनता और देश की जनता से मेरी अपील है कि जब भी ये नेता आपसे वोट मांगने आए, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार के लोगों से मेरी प्रार्थना है करबद्ध कि जब भी ये लोग वोट मांगने आए तो इनसे पूछिएगा कि अस्पताल कब सुधारेंगे, स्कूल इस लायक कब बनाएंगे कि डीएम साहब का भी लड़का पढ़े, नेताजी का भी परिवार का व्यक्ति पढ़े। और जिस दिन इस देश के प्राइमरी स्कूलों में कलेक्टर का बेटा, नेता का बेटा, उसके परिवार के लोग पढ़ने लगेंगे, स्कूल सुधर जाएंगे। और सरकारी अस्पतालों के अलावा अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा इलाज का तो सरकारी अस्पताल भी सुधर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।